नमस्कार, मैं डॉक्टर BL धंदे, सहायक आचार्य हिंदी। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य इतिहास, काल विभाजन और नामकरण की। इससे पहले वाले वीडियो में हमने हिंदी साहित्य इतिहास परंपरा पर बात की थी और उस कड़ी में आज काल विभाजन और नामकरण की चर्चा करेंगे। आज का ये टॉपिक अति महत्वपूर्ण है। अकादमिक स्तर पर BA MA की कक्षाओं में UGC नेट सेट की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए और शिक्षक भर्ती में वरिष्ठ शिक्षक, स्कूल व्याख्याता, कॉलेज व्याख्याता जैसी परीक्षाओं के लिए यह महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज के इस टॉपिक से संबंधित अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम बात करते हैं सबसे पहले काल विभाजन। सबसे पहले हम समझते हैं काल विभाजन क्या है। किसी भी साहित्य इतिहास को प्रवृत्तियों के आधार पर समझने के लिए काल विभाजन अत्यावश्यक हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए भी काल विभाजन जरूरी है। काल विभाजन साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर साहित्यिक चेतना को प्रतिबिंबित करने वाला होना चाहिए। साहित्य इतिहास, अगर हम हिंदी साहित्य इतिहास की बात करें तो हिंदी साहित्य का लगभग 1000 वर्षों का इतिहास है और किस काल में कौन सी प्रवृत्ति प्रधान रही है उनको समझने के लिए हमें अलग अलग कालों में विभाजित करना होगा। तो उसी कड़ी में आज का हमारा ये टॉपिक है। नलिन विलोचन शर्मा कहते हैं कि युग का विभाजन ऐतिहासिक ज्ञान के प्रमुख साधनों में से एक है और उसके बिना काम नहीं चल सकता है। मुक्तिबोध कहते हैं प्रत्येक युग अपनी साहित्यिक ऐतिहासिक स्थिति की अनुभूत आवश्यकता के अनुसार अपना साहित्य निर्माण किया करता है। काल विभाजन में ऐतिहासिक परंपरा के साथ युग बोध का समन्वय होना चाहिए। अगर हम साहित्य इतिहास के काल विभाजन के दृष्टिकोण की बात करें तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का दृष्टिकोण ऐतिहासिक परंपरावादी रहा है, तो आचार्य शुक्ल का दृष्टिकोण युग बोध या युग प्रवृत्तियों को केंद्र में रखकर लिखने का रहा है, यानी वो विधेयवादी दृष्टिकोण से इतिहास लिखते हैं, लेकिन दोनों का समन्वय आवश्यक है। अब हम हिंदी साहित्य इतिहास की बात करें तो हिंदी साहित्य इतिहास परंपरा में सर्वप्रथम गारसा दत्तासी ने ईश्वर दलाल लिटरेचर हिंदुस्तानी नाम से इतिहास लिखा था, लेकिन उन्होंने कोई काल विभाजन नहीं किया। काल विभाजन का पहला प्रयास हमें जॉर्ज ग्रियर्सन के द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में मिलता है, जो 1888 में प्रकाशित हुआ था। उन्होंने संपूर्ण इतिहास को 11 कालखंडों में विभाजित किया था, जो इस प्रकार है। पहला काल चारण काल, जिसका समय उन्होंने 700 से 1300 ईस्वी बताया है। दूसरा 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरा जायसी की प्रेम कविता। चौथा ब्रिज का कृष्ण संप्रदाय, जिसका समय उन्होंने 1500 से 1600 ईस्वी बताया है। पांचवा मुगल दरबार। छठा तुलसीदास। सातवां रीतिकाल, जिसका समय 1580 से 1692 ईस्वी बताया है। आठवां तुलसीदास के अन्य प्रवर्ती, जिसका समय 1600 से 1700 ईस्वी बताया है। नौवां 18वीं शताब्दी। 10वां कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, जिसका समय 1800 से 1857 ईस्वी बताया है। 11वां है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। इस तरह से उन्होंने संपूर्ण इतिहास को 11 कालों में विभाजित किया है, लेकिन उनके साहित्य इतिहास में काल विभाजन का प्रयास तो किया गया है, लेकिन उनके काल विभाजन में कोई तारतम्यता नहीं है। कहीं वो रचनाकार विशेष को आधार बनाते हैं, जैसे उन्होंने जायसी की प्रेम कविता नाम दिया या तुलसीदास नाम दिया। कहीं वे वर्ग विशेष को आधार बनाते हैं, जैसे उन्होंने आदिकाल को चारण काल कहा। कहीं वे सत्ता और शासन को आधार बनाते हैं, जैसे उन्होंने मुगल काल नाम दिया या कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। इस तरह से उन्होंने काल विभाजन किया है। तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास में काल विभाजन का प्रथम प्रयास तो किया है, लेकिन उनके काल विभाजन में कोई तारतम्यता नहीं है। अब हम बात करते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन के बाद मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधु विनोद नाम से इतिहास लिखा।
मिस्र बंधु विनोद में इतिहास को 5 कालों में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार हैं। पहला आरंभिक काल, इसके 2 उपभाग किए गए। पूर्व आरंभिक काल 700 से 1343 विक्रमी संवत। दूसरा है उपभाग उत्तर आरंभिक काल 1344 से 1444 विक्रमी संवत। और दूसरा काल है माध्यमिक काल। इसका पहला उपभाग है पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560 विक्रमी संवत। और दूसरा उपभाग है प्रौढ़ माध्यमिक काल, जिसका समय है 1561 से 1680 विक्रमी संवत। और तीसरा काल है अलंकृत काल, जिसका पहला उपभाग है पूर्व अलंकृत काल 1681 से 1790 विक्रमी संवत। और दूसरा उपभाग है उत्तर अलंकृत काल, जिसका समय है 1791 से 1889 विक्रमी संवत। तो इस तरह से उन्होंने प्रारंभ के 3 कालों को 2 अलग अलग उपभागों में विभाजित किया है। और चौथा है परिवर्तन काल, जिसका समय 1890 से 1925 विक्रमी संवत है। और पांचवा है वर्तमान काल, जो 1926 विक्रमी संवत से प्रारंभ होता है। तो इस तरह से मिस्र बंधुओं ने संपूर्ण इतिहास को मोटे रूप में 5 कालों में विभाजित किया है। आदिकाल को वे आरंभिक या प्रारंभिक काल कहते हैं, भक्तिकाल को वे माध्यमिक काल कहते हैं, और रीतिकाल को वे अलंकृत काल कहते हैं, और फिर परिवर्तन काल और वर्तमान काल। मिस्र बंधुओं के बाद हिंदी साहित्य इतिहास में नाम लिया जाता आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य इतिहास में एक बड़ा नाम है, और उनका इतिहास भी साहित्य इतिहास परंपरा में मील का पत्थर माना जाता है। और उन्होंने जो इतिहास लिखा है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लिखा है, और उनका काल विभाजन भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने लगभग 1000 वर्षों के इतिहास को 4 कालों में विभाजित किया है, जो इस प्रकार है। पहला आदिकाल, जिसे वो वीरगाथा काल कहते हैं। समय है 1050 से 1375 विक्रमी संवत। दूसरा पूर्व मध्यकाल, जिसे वे भक्तिकाल नाम देते हैं, और समय है 1375 से 1700 विक्रमी संवत। और तीसरा है उत्तर मध्यकाल, जिसे वे रीतिकाल कहते हैं, और समय है 1700 से 1900 विक्रमी संवत। और चौथा है आधुनिक काल, जिसे वे गद्यकाल नाम से अभिहित करते हैं, और समय है 1900 विक्रमी संवत से। तो इस तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य इतिहास में काल विभाजन में दोहरे नामकरण की भूमिका निभाई है। उन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा, पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल, और आधुनिक काल को उन्होंने गद्यकाल की संज्ञा दी है। आचार्य शुक्ल ने काल विभाजन में मनोविज्ञान, साहित्यिक प्रवृत्तियों, युगबोध, रचनाओं की प्रचुरता एवं प्रसिद्धि को आधार बनाया। इस तरह से उनका काल विभाजन हिंदी साहित्य इतिहास में महत्वपूर्ण माना जाता है। ये भी कहा जाता है कि शुक्ल के प्रवर्ती जो भी इतिहास आए हैं, वे भी आचार्य शुक्ल के इतिहास को आधार बनाते हैं। इस तरह से उनका इतिहास हिंदी साहित्य इतिहास परंपरा में आधार स्तंभ माना जाता है। अब हम बात करते हैं आचार्य शुक्ल के समकालीन हुए डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा 1938 में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखते हैं। उन्होंने इस इतिहास में संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास को 5 कालों में विभाजित किया है। संधि काल 750 से 1000 विक्रमी संवत। दूसरा चारण काल 1000 से 1375 विक्रमी संवत। जो तीसरा भक्तिकाल 1375 से 1700 विक्रमी संवत। और चौथा रीतिकाल 1700 से 1900 विक्रमी संवत। और अंतिम आधुनिक काल 1900 से। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल का जो समय है वो 2 भागों में विभाजित किया है। वो कहते हैं, पहला नाम देते संधि काल 750 से 1000 विक्रमी संवत, और फिर वो कहते हैं चारण काल 1000 से 1375 विक्रमी संवत। मोटे रूप में देखा जाए तो आदिकाल का ही उन्होंने संधि और चारण काल नाम दिया है,
जो अलग अलग विभाजित किया है, और उसके बाद का जो भी इतिहास है वो प्रायः आचार्य शुक्ल के इतिहास के आधार पर ही है, यानी काल विभाजन आचार्य शुक्ल के इतिहास से मेल खाता है। अब हम बात करते हैं चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी की। उन्होंने स्वतंत्र रूप से इतिहास नहीं लिखा, लेकिन नागरिक प्रचारिणी पत्रिका की दूसरी जिल्द में उन्होंने पुरानी हिंदी नाम से निबंध श्रृंखला निकाली 1921 ईस्वी में, और उन्होंने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। तो ये प्रश्न भी अक्सर पूछा जाता है कि उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा, तो गुल्लेरी ने कहा है। ये उन्होंने पुरानी हिंदी कब कहा, 1921 में। ये निबंध श्रृंखला उन्होंने किस में निकाली, नागरिक प्रचारिणी पत्रिका की दूसरी जिल्द में। अब हम बात करते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य इतिहास को लेकर 2-3 रचनाएं लिखी। उनमें से प्रमुख है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास। उन्होंने जो इतिहास लिखा है वो स्वतंत्र लेखों के रूप में लिखा है, लेकिन वे आदिकाल का समय 10वीं से 14वीं शताब्दी बताते हैं। इसी तरह से राहुल सांकृत्यायन ने भी क्रमबद्ध रूप से इतिहास नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने आदिकाल के संबंध में अपना मत दिया है कि आदिकाल का समय 8वीं से 13वीं शताब्दी है। अब हम बात करते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त की। उन्होंने 1965 ईस्वी में हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा, और उन्होंने संपूर्ण इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया है। ध्यान दें, इससे पहले डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा संपादित जो इतिहास हिंदी साहित्य नाम से 1959 में आया था, उसमें भी संपूर्ण साहित्य इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया गया था, और यहाँ गणपति चंद्र गुप्त ने भी हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में संपूर्ण इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया है। वे इस प्रकार हैं। पहला प्रारंभिक काल या उन्मेष काल, समय दिया है 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी। दूसरा मध्यकाल, और समय है 1350 ईस्वी से 1857 ईस्वी। इसी वो फिर 2 भागों में विभाजित करते हैं, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल, लेकिन नाम एक ही देते मध्यकाल। और तीसरा है आधुनिक काल। आधुनिक काल का समय है 1857 से 1965 ईस्वी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने संपूर्ण साहित्य इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया है, क्योंकि वो भक्तिकाल और इतिकाल को एक ही नाम देते मध्यकाल। वो कहते हैं कि साहित्यिक शैली की दृष्टि से इनमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया था, और उनका दृष्टिकोण भी विकासवादी माना जाता है। अब हम बात करते हैं डॉक्टर नगेंद्र की। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 में सामने आता है, और फिर डॉक्टर सुरेश चंद्र गुप्त 1991 में उसमें संशोधन करते हैं, और 2009 में डॉक्टर हरदयाल उसे अपडेट करते हैं। तो इस तरह से डॉक्टर नगेंद्र डॉक्टर हरदयाल द्वारा संपादित इतिहास में काल विभाजन इस प्रकार हैं। उन्होंने भी संपूर्ण इतिहास को 4 कालों में विभाजित किया है। पहला आदिकाल, समय है 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य। दूसरा भक्तिकाल, समय 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य। तीसरा रीतिकाल, समय 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य। और चौथा आधुनिक काल, समय 19वीं सदी के मध्य से माना जाता है। अब हम बात करते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह की। डॉक्टर बच्चन सिंह ने 1996 में हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा। यह रचना भी बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने संपूर्ण इतिहास को 4 कालों में विभाजित किया है, जो इस प्रकार हैं। पहला अपभ्रंश काल, समय 700-800 से 1400 ईस्वी। दूसरा भक्तिकाल, समय 1400 से 1650 ईस्वी, इसी में निर्गुण सगुण कहते हैं। और तीसरा रीतिकाल, समय 1650 से 1857 ईस्वी, इसे वे बद्ध रीति, मुक्त रीति, रीतितर के रूप में देखते हैं। और चौथा है आधुनिक काल, जो 1857 से माना जाता है। तो इस तरह से हिंदी साहित्य इतिहास में मोटे रूप में जॉर्ज ग्रियर्सन से लेकर मिश्र बंधु, आचार्य शुक्ल, आचार्य द्विवेदी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर हरदयाल एवं डॉक्टर बच्चन सिंह के
इन इतिहासों से संबंधित अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं उनके काल विभाजन को लेकर। तो इस तरह से आप अपना टॉपिक तैयार करें। अब हम बात करते हैं नामकरण की। नामकरण में सबसे अधिक विवाद रहा है आदिकाल के नामकरण को लेकर, अनेक मत सामने आए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आदिकाल की। आदिकाल की अगर हम बात करें तो सबसे पहला काल विभाजन जॉर्ज ग्रियर्सन का माना जाता है। उन्होंने आदिकाल को चारण काल की संज्ञा दी है और समय उन्होंने 700 से 1300 ईस्वी बताया है। पहले हम आलोचकों के मत लेते हैं, उसके बाद में इनका विस्तार से जो है विश्लेषण करेंगे। मिस्र बंधु विनोद में आदिकाल को आरंभिक या प्रारंभिक काल कहते हैं और समय है 700 से 1444 विक्रमी संवत। आचार्य शुक्ल आदिकाल को वीरगाथा काल कहते हैं और समय 1050 से 1375 विक्रमी संवत। डॉक्टर रामकुमार वर्मा आदिकाल के समय को संधि काल और चारण काल में विभाजित करते हैं और समय 750 से 1375 विक्रमी संवत बताते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त इसे प्रारंभिक काल या उन्मेष काल कहते हैं और समय 1184 से 1350 ईस्वी बताते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी आदिकाल को अपभ्रंश काल कहते हैं। राहुल सांकृत्यायन आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहते हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हिंदी साहित्य का अतीत में आदिकाल को वीर काल कहते हैं और महावीर प्रसाद द्विवेदी आदिकाल को बीजवपन काल कहते हैं और आचार्य द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रमाशंकर शुक्ल रसाल ये आदिकाल ही नाम देते हैं। अब हम बात करेंगे जो महत्वपूर्ण है आचार्य शुक्ल का इतिहास। आचार्य शुक्ल ने इस काल को आदिकाल कहा, लेकिन वो कहते हैं कि इसे वीर गाथा काल कहना चाहिए और वीर गाथा काल नाम देने के पीछे वो 12 रचनाएं आधार बनाते हैं। वे रचनाएं इस प्रकार हैं: विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। ये 4 रचनाएं वे साहित्यिक मानते हैं और शेष 8 रचनाएं जो इस प्रकार हैं: खुमान रासो, बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ, विद्यापति की पदावली। इन्हें वे देश भाषा काव्य की रचनाएं मानते हैं। अगर हम इन 12 रचनाओं को देखते हैं तो इनमें से बिसलदेव रासो, खुमान रासो परवर्ती सिद्ध हो चुके हैं। हमीर रासो, विजयपाल रासो, परमाल रासो संदिग्ध ग्रंथ माने गए हैं और पृथ्वीराज रासो को भी आचार्य शुक्ल स्वयं अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। और इन 12 रचनाओं में 3 रचनाएं जो है बिसलदेव रासो, खुसरो की पहेलियाँ, विद्यापति की पदावली, ये रचनाएं वीर गाथात्मक नहीं हैं, लेकिन फिर भी इन 12 रचनाओं के आधार पर आचार्य शुक्ल आदिकाल को वीर गाथा काल कहते हैं। तो ये भी प्रश्न जो है अक्सर पूछा जाता है कि किन रचनाओं के आधार पर उन्होंने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है। अब हम बात करते हैं आदिकाल के नामकरण की समस्या, यानी आदिकाल को किस नाम से जाना जाए या कौन सा नाम जो है सही है, तार्किक है। तो इस बात को लेकर के हम जो ऊपर इतिहासकारों के, आलोचकों के मत देखें, उनकी अगर हम समीक्षा करें तो सबसे पहले बात आती है जॉर्ज ग्रियर्सन की। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल की संज्ञा दी है, जो कि विशेष वर्ग द्वारा रचित साहित्य को इंगित करता है। लेकिन ध्यान दें, चारणों का आगमन लगभग 14वीं शताब्दी में हुआ है और पृथ्वीराज रासो, विजयपाल रासो, जयचंद प्रकाश के रचनाकार भट्ट जाति के थे। यानी उन्होंने जो चारण काल नाम दिया है उनमें भी जो महत्वपूर्ण रचनाएं आती, जैसे पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रबरदाई है, विजयपाल रासो के रचनाकार नल सिंह है, जयचंद प्रकाश के रचनाकार केदार है, ये भट्ट जाति के थे। साथ ही ग्रियर्सन चारण काल का समय भी 7वीं से 13वीं शताब्दी बताते हैं, जबकि चारणों का आगमन बाद में हुआ। तो इस आधार पर चारण काल नामकरण जो है तर्क संगत नहीं है और रखा भी जाए तो ये एक वर्ग विशेष तक सीमित है और वर्ग विशेष तक सीमित होने के कारण व्यापक दृष्टिकोण नहीं रखता है, इसलिए ये नाम जो है मान्य नहीं हुआ।
अब हम बात करते हैं मिस्र बंधुओं की। मिस्र बंधुओं ने आदिकाल को आरंभिक काल या प्रारंभिक काल की संज्ञा दी है। अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो कार्यारंभ तो किसी का भी किसी भी समय हो सकता है। यह नाम साहित्यिक दृष्टि से उत्कृष्ट नहीं है, इसलिए यह नाम भी मान्य नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं आचार्य शुक्ल की। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है और जिन 12 रचनाओं के आधार पर आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है उनमें से विशल्यवरासो श्रृंगारिक है और विद्यापति की पदावली व खुसरो की पहेलियाँ भी वीररसपूर्ण नहीं हैं। और साथ ही उस काल में जो लगभग 8वीं शताब्दी 9वीं शताब्दी से 13वीं 14वीं शताब्दी का समय है, सिद्धनाथ और जैन साहित्य भी लिखा गया है। उनको आचार्य शुक्ल धार्मिक कोटि का मानकर साहित्य की श्रेणी से बाहर कर देते हैं। तो इन आधारों को देखा जाए तो वीर गाथा काल भी नाम जो है संकुचित है, क्योंकि वीर गाथा काल कहने से जैन सिद्धनाथ साहित्य के साथ साथ उस समय का गद्य साहित्य और लोक साहित्य पीछे छूट जाता है। इस आधार पर वीर गाथा काल नाम भी तर्क संगत नहीं है, विस्तृत नहीं है और संपूर्ण आदिकाल के साहित्य को अपने में नहीं समेटता है, इसलिए यह नाम भी मान्य नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा की। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इस समय को संधि काल और चारण काल से अभिहित किया है, जिसमें संधि काल भाषा को इंगित करता है, यानी उसमें अपभ्रंश भाषा थी। इस काल में अधिकांश साहित्य अपभ्रंश में लिखा गया है, लेकिन प्रत्येक 2 कालों के बीच में भाषा साहित्य को आपस में जोड़ने का काम करती ही है। और चारण काल नाम रचनाकारों के वर्ग विशेष तक सीमित है, जो कि एक पक्षीय हैं, और चारणों का आगमन भी बाद में हुआ है। इस आधार पर संधि काल चारण काल नाम भी तर्क संगत नहीं है, यानी संधि काल अपभ्रंश भाषा को लेकर उन्होंने दिया और चारण काल वर्ग विशेष को लेकर के वो नाम देते हैं, और इस आधार पर ये नाम भी संपूर्ण आदिकाल के साहित्य को अपने में नहीं समेटता है, इसलिए नाम भी मान्य नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त की। उन्होंने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा है या उन्मेष काल कहा है, जो कि साहित्य की दृष्टि से ठीक नहीं है। प्रारंभिक शब्द अपने आप में सामान्य शब्द है, ये हम मिस्र बंधुओं के संबंध में भी बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी और डॉक्टर बच्चन सिंह की। इन्होंने अपभ्रंश की प्रधानता के आधार पर इस काल को अपभ्रंश काल कहा है, जो कि भाषा की दृष्टि से ठीक नहीं है, क्योंकि हम अगर हिंदी भाषा का इतिहास लिख रहे हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास लिख रहे हैं, तो हिंदी भाषा को ही आधार बनाएंगे। और हिंदी का उद्भव भी 1000 ईस्वी में हो चुका था और इसमें साहित्य भी लिखा जाने लगा था, जबकि अपभ्रंश अपने आप में एक अलग भाषा है। अतः यह नाम भी भाषा की दृष्टि से ठीक नहीं है, क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल को अगर अपभ्रंश काल कहते हैं तो वो जो है उचित नहीं है। अब हम बात करते हैं राहुल सांकृत्यायन की। राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। सिद्ध सामंत काल के पीछे उनके 2 मत सामने आते हैं। उन्होंने सिद्धों की वाणी व सामंतों की स्तुति को प्रधान माना है, जबकि सिद्ध साहित्य के साथ साथ नाथ साहित्य, जैन साहित्य भी लिखा जा रहा था, गद्य और लोक साहित्य भी लिखा जा रहा था। सामंत नाम देने से साहित्य का बोध नहीं होता है, इसमें सत्ता की सामंती सोच का पता चलता है। इस आधार पर भी सिद्ध सामंत काल नाम मान्य नहीं हुआ, और नाम ये दिया भी जाता है तो इस नाम से सिद्ध साहित्य और रासो साहित्य तो सामने आता है, लेकिन बाकी का साहित्य पीछे छूट जाता है, इसलिए ये नाम भी मान्य नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी की। उन्होंने इस काल को बीज वपन काल कहा है, जो कि साहित्यिक दृष्टि से ठीक नहीं है, या भौतिकता की दृष्टि से हम देख सकते हैं। बीजारोपण किसी का भी किसी समय हो सकता है, लेकिन साहित्य के लिए नाम उत्कृष्ट नहीं है, इसलिए यह नाम भी साहित्य जगत में मान्य नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं रमाशंकर शुक्ल रसाल की। उन्होंने आदिकाल को जयकाल कहा है, यह भी संपूर्णता का परिचायक नहीं है।
इस तरह से विश्वनाथ प्रसाद मिश्र भी आदिकाल को वीर काल कहते हैं आचार्य शुक्ल की तरह, लेकिन वो नाम भी मान्य नहीं है, विस्तृत या व्यापक नहीं है। अब हम बात करते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी व डॉक्टर नगेंद्र की। इन्होंने आदिकाल को आदिकाल ही नाम दिया है। ध्यान से देखें, आदिकाल के पीछे आचार्य द्विवेदी का क्या मत है। आदिकाल के नामकरण को लेकर आचार्य द्विवेदी हिंदी साहित्य की भूमिका में लिखते हैं, वस्तुतः हिंदी साहित्य का आदिकाल शब्द एक प्रकार की भ्रामक धारणा की सृष्टि करता है और श्रोता के चित्त में यह भाव पैदा करता है कि यह काल कोई आदिम मनोभावापन परंपरा विनिर्मुक्त काव्य रूढ़ियों से अछूत साहित्य का काल है। यह ठीक नहीं है। यह काल बहुत अधिक परंपरा प्रेमी रूढ़ि सज्जक सचेत कवियों का काल है। यदि पाठक इस धारणा से सावधान रहे तो यह नाम बुरा नहीं है। वास्तव में आदिकाल ऐसा नाम है जिससे हिंदी साहित्य के इतिहास की भाषा, भाव, विचारणा, शिल्प भेद आदि से संबंध सभी गुत्थियां सुलझ जाती हैं। आदिकाल नाम से उस व्यापक पृष्ठभूमि का बोध होता है जिस पर आगे का पूरा साहित्य खड़ा है। साहित्य इतिहास में इस काल का नाम आदिकाल ही सर्वमान्य हुआ, क्योंकि इसमें हिंदी साहित्य इतिहास की भाषा, भाव, विचारणा, शिल्प भेद आदि की पृष्ठभूमि का बोध होता है। यानी आगे का जो साहित्य है, संपूर्ण साहित्य वो आदिकाल की इस पृष्ठभूमि पर ही खड़ा है। इसलिए हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल नाम ही सर्वमान्य हुआ है। अब हम बात करेंगे आदिकाल के बाद जो दूसरा काल है वो है भक्तिकाल। देखिए, भक्तिकाल को लेकर कोई विवाद नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि भक्तिकाल को लेकर अधिकांश आलोचक भक्तिकाल रीतिकाल को पूर्व मध्यकाल उत्तर मध्यकाल में समाहित करते हैं, लेकिन मिश्र बंधुओं ने भक्तिकाल को माध्यमिक काल की संज्ञा दी है। ध्यान देना, मिश्र बंधु मात्र भक्तिकाल को माध्यमिक काल कहते हैं और रीतिकाल को भी अलंकृत काल कहते हैं। बाकी अधिकांश आलोचक पूर्व मध्यकाल में भक्तिकाल को रखते, उत्तर मध्यकाल में रीतिकाल को रखते हैं और गणपति चंद्र गुप्त तो मध्यकाल ही नाम देते हैं, क्योंकि उनका इतिहास लेखन का दृष्टिकोण विकासवादी रहा है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भक्तिकाल नाम ही उत्कृष्ट है और इस नाम पर सभी आलोचक जो है एक मत हैं। अब हम बात करते हैं रीतिकाल की। सबसे पहले मिश्र बंधु, हालांकि इससे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन रीतिकाल ही नाम देते हैं। हालांकि उनके काल विभाजन में तारतम्यता नहीं है, लेकिन वो रीतिकाल नाम देते हैं। अब हम बात करते हैं मिश्र बंधुओं की। मिश्र बंधुओं ने व्यवस्थित रूप से काल विभाजन किया सबसे पहले, और उन्होंने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है, क्योंकि वो कहते हैं कि अलंकारों की प्रधानता थी और अलंकारों की प्रधानता के आधार पर इस काल को वे अलंकृत काल कहते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन के साथ आचार्य शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र इसे रीतिकाल ही नाम देते हैं, क्योंकि वे रीति निरूपण को आधार बनाते हैं और रीति निरूपण के आधार पर इसे रीतिकाल कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, जिन्होंने हिंदी साहित्य का अतीत लिखा, इसमें वे श्रृंगार रस की प्रधानता के आधार पर इसे श्रृंगार काल कहते हैं। यह बात अलग है कि उन्होंने श्रृंगार काल नाम देने के बाद में जो उप विभाजन किया है वहाँ फिर रीति शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने श्रृंगार काल को 3 भागों में विभाजित किया है, रीतिबद्ध काव्य, रीति सिद्ध काव्य और रीति मुक्त काव्य, लेकिन वे इस काल का नाम श्रृंगार काल देते हैं। अब बात करते हैं रमा शंकर शुक्ल रसाल की। वे इस काल को कला काल कहते हैं, क्योंकि इस काल का कला पक्ष या अभिव्यक्ति कौशल जो है उत्कृष्ट है। इस आधार पर वे इस काल को कला काल कहते हैं। त्रिलोचन ने इस काल को अंधकार काल की संज्ञा दी है, क्योंकि भोग विलास जो है इसमें महत्वपूर्ण था। भोग विलास की प्रधानता थी। सभी राजा और उनके आश्रित कवि भोग विलास में डूबे हुए थे। इस आधार पर वे इसे अंधकार काल कहते हैं। तो इस तरह से रीतिकाल को लेकर के भी अलग अलग मत जो है सामने आते हैं। अब हम बात करते हैं आधुनिक काल की। आधुनिक काल के संबंध में मिश्र बंधुओं ने इसे वर्तमान काल कहा। ये सामान्य नाम है, वर्तमान किसी समय भी
जो भी समय होगा वो अपने आप में वर्तमान होगा। आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा है, क्योंकि आचार्य शुक्ल कहते हैं आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्य घटना गद्य का आविर्भाव। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल को क्या नाम दिया है, तो गद्य काल दिया है। आचार्य शुक्ल ने गद्य काल के 2 भाग किए हैं, गद्य खंड और काव्य खंड। गद्य खंड में 5 प्रकरण हैं और 3 उत्थान है, प्रथम द्वितीय तृतीय, और काव्य खंड में 4 प्रकरण है और 3 उत्थान है। ध्यान दें, प्रथम उत्थान में वे भारतेंदु मंडल को रखते हैं, द्वितीय उत्थान में द्विवेदी मंडल को रखते हैं और तृतीय उत्थान में छायावाद को रखते हैं। अब हम बात करते हैं डॉक्टर नगेंद्र की। डॉक्टर नगेंद्र डॉक्टर हरदयाल द्वारा संपादित इतिहास में आधुनिक काल को आधुनिक काल ही कहा गया है, और आधुनिक काल का जो विभाजन है वो इस प्रकार है। वे भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल कहते हैं और समय बताते 1857 से 1900 ईस्वी, और द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहते हैं और समय बताते हैं 1900 से 1918 ईस्वी, और छायावाद काल जिसका समय 1918 से 1938 ईस्वी बताया है, और छायावादोत्तर काल जिसे वे फिर 2 भागों में देखते हैं, प्रगति प्रयोग 1938 से 1953 ईस्वी और दूसरा नवलेखन काल 1953 से आगे का। तो इस तरह से हम देखते हैं कि डॉक्टर नगेंद्र ने आधुनिक काल का विभाजन इस प्रकार किया है, और ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। उन्होंने भारतेंदु युग को क्या संज्ञा दी है, पुनर्जागरण काल। द्विवेदी युग को क्या कहा है, जागरण सुधार काल, और बाद में वो छायावाद और छायावादोत्तर काल में साहित्य को विभाजित करते हैं। अब हम बात करते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह की, जिन्होंने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा है। हालांकि उनका आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास भी है, वो एक अलग रचना है, लेकिन जो महत्वपूर्ण वो है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। इसमें वो इस काल को आधुनिक काल ही कहते हैं। वे भारतेंदु द्विवेदी युग को नव जागरण युग कहते हैं। डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास में भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल और द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा गया है, लेकिन यह डॉक्टर बच्चन सिंह भारतेंदु द्विवेदी युग को दोनों को मिलाकर नव जागरण युग की संज्ञा देते हैं, और छायावाद को वे स्वच्छंदतावाद युग कहते हैं, और प्रगति प्रयोग नई कविता को उत्तर स्वच्छंदतावाद युग कहते हैं। तो इस तरह से उनका काल विभाजन भी महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दें, जो परीक्षार्थी अकादमिक स्तर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी आज का टॉपिक महत्वपूर्ण है। उनके लिए मुख्य प्रश्न कौन सा है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न कौन सा, वो है आदिकाल के नामकरण की समस्या को लेकर समीक्षा कीजिए। तो इस तरह से उसमें अलग अलग आलोचकों के अलग अलग मत है, और सर्वमान्य नाम कौन सा वो भी हमने उल्लेख किया है। और आगे यूजीसी नेट सेट या प्रतियोगी परीक्षाओं में आजकल बहुविकल्पात्मक परीक्षा होती है, और इस तरह की परीक्षाओं में भी अक्सर काल विभाजन नामकरण को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं कि आदिकाल को किस आलोचक ने क्या कहा, विशेष रूप से आदिकाल के संबंध में सिद्ध सामंत काल किसने कहा। इस तरह के प्रश्न जो है आते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत काल कहा, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, या किसी का भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बहुविकल्पात्मक परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न जो होते हैं वो तथ्यात्मक होते हैं, तो उनको इसी तरह से तैयार करना होता है। नामकरण को लेकर के भी इस तरह से आप जो है इस टॉपिक को तैयार करें। और ये जो टॉपिक तैयार किया गया है मोटे रूप में आचार्य शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर बच्चन सिंह, इन इतिहासों को आधार बनाते हुए तैयार किया गया है। तो इस तरह से आप अपना जो है काल विभाजन और नामकरण का टॉपिक तैयार करें। धन्यवाद।